everyone, welcome to my channel Tax with Sahil। और आज मैं बताता हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, एक बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मक्खन कर दूंगा। ट्रस्ट मी, जस्ट रिमेन हियर एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन और लास्ट तक रहना, क्योंकि 2 मिनट देखने से तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आने वाला, लेकिन अगर पूरा रहोगे तो ट्रस्ट मी, इसके प्रोविजंस इतने सही जाएंगे ना तुम लोग को, मतलब यू विल बी जस्ट ब्लोन अवे। So without wasting any time, let's just dive in. Or don't worry, I have the notes of residential status right in my copy and I'll post it in my Telegram channel. It's everything is handwritten notes, completely covered. मतलब अगर तुम last day इसको refer करोगे तो everything will be done. So I'll pin comment my Telegram channel का link, but after the video when I'll create one. So till then, watch this video full and hit a like button if you are not. So without wasting any time, let's just start. तो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले बताता हूँ है क्या। जैसे आप देख सकते हो रेसिडेंशियल स्टेटस नाम पे लिखा हुआ है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप एक कंट्री के रेसिडेंट हो तो ही आपको टैक्स देने की जरूरत है। अगर आप उस कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते हो, अगर आप जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप एक अपने घर के आदमी हो तभी आपको घर वाले खाना देंगे। मतलब अगर आप बाहर से उठ के सड़क से आ गए हो, जो छोटे भाई बहन लोगों को बोला जाता है जनरली, तो उनको क्यों खाना मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी जाता है कि अगर मैं एक बंदा हूँ जो इस कंट्री एक्स का, सपोज कंट्री एक्स का मैं रेसिडेंट हूँ, तो मैं उस कंट्री के हर एक रिसोर्सेज यूज करता हूँ, हर कुछ यूज करता हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है उस कंट्री के प्रति कि मैं उसको जाके टैक्स दूँ। लेकिन अगर मैं उस कंट्री में नॉन रेसिडेंट हूँ, जैसे इलोन मस्क इंडिया में आके क्यों टैक्स देगा, अंटिल उसका कोई बिजनेस है, क्योंकि वो इंडिया की कोई भी रिसोर्सेज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता। तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट ऑल फॉर इलोन मस्क टू गिव एनी काइंड ऑफ टैक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट जहां पे उसका कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन होना चाहिए, और ट्रस्ट मी, कीप आस्किंग द क्वेश्चन कि अच्छा ये ऐसा बोला तो इसके आगे क्या होगा। मतलब कीप आस्किंग द क्वेश्चंस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पॉज करके सोचना चाहते हो, सोचो, बिकॉज उससे तुम्हारे आंसर्स और मेरे आंसर जब क्लैश करेंगे या मैच करेंगे ना, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कीप आस्किंग क्वेश्चन। जैसे तुम लोग ऑडिट में पढ़ोगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ऐसे 200 में, ठीक है, तो वहां पे भी यही बोला जाता है कि कीप आस्किंग, हैव अ क्वेश्चन इन माइंड। तो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी रखो, और डोंट वरी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल बट इन अ सिंगल वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, उस रेसिडेंशियल स्टेटस को हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग रेसिडेंट बनेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, तुम लोग कंपनीज एक्ट में ना पढ़ा होगा 120 डेज। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं पढ़ा है तो तुम लोग पढ़ोगे कि रेसिडेंट बनने के लिए 120 या उससे ज्यादा डेज रहने पड़ते हैं। उसी तरह अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया या पढ़ने वाले हो फेमा, तुम लोग फेमा में पढ़ोगे मोर देन 182 डेज, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि हर एक्ट में ना, हर एक्ट अपने हिसाब से, अगर एक एक्ट में एक्स का मतलब ए है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे एक्ट में भी एक्स का मतलब ए हो। हर एक्ट अपना हिसाब से डेफिनेशन बनाता है, अपने कन्वीनियंस, अपने चीजों को याद में रख के उस हिसाब से डेफिनेशन बनाता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस का, इनकम टैक्स एक्ट में जो रेसिडेंशियल स्टेटस का डेफिनेशन है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू विल स्टडी इन फेमा और व्हाट यू हैव स्टडीड इन फेमा इन कंपनी लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, दैट इज गिवन इन सेक्शन 6(1). ठीक है, तो जो 6(1) है ना, वो हमें बताता है इनकम टैक्स के हिसाब से कि हम लोग कब रेसिडेंट बनते हैं, कब नॉन रेसिडेंट बनते हैं। तो मैं तुम्हें एक सिंपल कंडीशन बताता हूँ, या तो हम लोग बन सकते हैं एनआर, एनआर मतलब होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, या तो हम लोग बन सकते हैं आर, आर का मतलब मैं पढ़ता हूँ रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए गए हैं हमें रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, देयर आर 2 कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस फॉर बिकमिंग रेसिडेंट। अगर हम लोग ने इन दोनों में से, और ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना, अगर इन दोनों में से जो भी कंडीशंस में लिखने वाला, इनमें से कोई भी एक अगर हम लोग फुलफिल कर देना, तो हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट बन जाते हैं। और एनआर का मतलब क्या होता है, नो कंडीशंस फुलफिल। मतलब इन दोनों का कोई भी कंडीशन वो एनआर फिल ही नहीं कर रहा। मैं लिखता हूँ वो 2 कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारा, ठीक है, प्रीवियस, P1 मतलब मैं पहले ही बताता हूँ, P1 मतलब प्रीवियस और FY मतलब फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल मतलब पिछले साल वाला फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो स्टे इन इंडिया है, ठीक है, स्टे इन इंडिया शुड बी लेस देन और इक्वल टू, और सपोज सॉरी
मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि हम लोग जो इंडिया में है ना, मैंने सपोज अभी चल रहा है क्या 2024-25 चल रहा है, तो 2024-25 के लिए हम लोग लास्ट ईयर 2023-24 में देखेंगे कि मैं 182 डेज या उससे ज्यादा, 182 भी कंसिडर होगा, उससे ज्यादा भी कंसिडर होगा, अगर मैं इंडिया में रहा हूं तो मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, लेट मी राइट, और दूसरा कंडीशन है, और उस ये जो दूसरा कंडीशन है ना, इस पे हमारे साथ दो कंडीशंस आते हैं। ये तो एक कंडीशन है वर्सेस, और को मैं यहाँ वर्सेस बताता हूँ, वर्सेस एक और कंडीशन है जो हमें फुलफिल करना पड़ता है, 60 days in current financial year and यहाँ पे 60 days मतलब इस साल अभी 23-24 में, अभी सॉरी 24-25 में, 24-25 में मैं 60 days या उससे ज्यादा रह रहा हूँ। ठीक है, मोर देन इक्वल टू 60 days अगर मैं रहता हूँ, ठीक है, मोर देन इक्वल टू अगर मैं 60 days रहता हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ एक और कंडीशन है कि लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, इमीडिएटली लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो मेरा स्टे इन इंडिया है, इट इज इधर मोर देन और इक्वल टू 365 डेज। तो अब इसका पूरा समरी में आपको पूरा क्लियर करता हूं, अब तुम सुनो ध्यान से, फट से होगा। ये क्या है कि मेरे को रेसिडेंट बनना है, ठीक है। रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन कहां पे लिखा हुआ है, 619 सेक्शन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक दो सेक्शन ही है, जैसे सेक्शन 9 तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के बारे में, ठीक है, और फिर सेक्शन 1A पढ़ना, 6(1)A पढ़ना पड़ेगा, बट ये सेक्शन तुम चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, पढ़ लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, इजी है, ठीक है। या तो तुम एनआर बनोगे या रेसिडेंट बनोगे, अगर तुम एनआर बनते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और एनआर कब बनोगे, जब ये और ये जो दूसरा कंडीशन है ना मेरा, ये और ये, इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो मैं बन जाता हूँ एनआर। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो याद मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा, ठीक है। अब रेसिडेंट कब बनूंगा, अगर मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में उसके पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में मेरा स्टे इन इंडिया इज 182 डेज और मोर, ठीक है, या फिर मेरा करेंट ईयर जिस साल में अभी मैं हूँ उस साल में मैं 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हूँ, एंड लास्ट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे अभी हम लोग कहाँ हैं 24-25 में, तो इसके पिछले 4 साल, इसके 4 साल क्या होंगे, 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, इन 4 साल इमीडिएटली जिस इसके बाद वाले 4 साल में मेरा टोटल स्टे जो है वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब भी मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम या तो नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है। तो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमें टैक्स देना है या नहीं देना है या किस चीज पे देना है, वो हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, होप सो। अगर नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके देख लो, एंड एट द लास्ट हम लोग ऑब्वियसली पूरा रिवीजन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तुम्हें समझ आ गया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब ना कुछ बंदे होते हैं जो रेसिडेंट बन जाते हैं, सपोज तुम 183 डेज के लिए आए, ठीक है, या सपोज तुम 182 डेज के लिए आए, ठीक है, या सपोज एग्जैक्ट 182 डेज के लिए आए, तो तुम फंस गए, तुम तो रेसिडेंट बन गए, लेकिन तुम्हें बनना था नहीं रेसिडेंट, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रेसिडेंट बनोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब हम लोग अगर रेसिडेंट बनते हैं ना, देखो या तो हम लोग 6(1) के हिसाब से एनआर बन सकते हैं या आर बन सकते हैं,
ठीक है। लेकिन एनआर बन गए तो फिर तो बात ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रेसिडेंट बने ना तो इसमें दो कंडीशन है जो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि एक बंदा, मैं जैसे 365 दिन पूरा मस्त पैर फैला के भारत में रहता हूँ, तो मेरा तो जिम्मेदारी बनता है कि मैं हर चीज पे टैक्स भरूं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, किसी पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज उन्हें सिर्फ 182 डेज डॉट रहना पड़ा, उनकी मजबूरी है, उनको बिजनेस के लिए आना था, या 183 डेज, 190, बहुत कम दिन के लिए, लेस देन हाफ के लिए अगर उन्हें रहना पड़ रहा है, या फॉर दी हाफ, मतलब सिर्फ हाफ के लिए रहना पड़ रहा है, हाफ मतलब हाफ ईयर के लिए रहना पड़ रहा है, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो यहाँ पे भी टैक्स भरे। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ रिलीफ दिया है और वो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या रिलीफ। तो अगर हम एनआर बनते हैं तो छोड़ दो, अगर रेसिडेंट बनते हैं तो हम लोग इसमें दो चीज बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। ROR, RNOR। अब इसका मतलब क्या होता है? ROR का मतलब होता है मैं, जो पैर फैला के भारत में बैठा हुआ है। तो मेरा मतलब क्या हुआ? जैसे ROR का मतलब होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाम तुम समझ आ रहा है कि तुम रेसिडेंट हो और तुम यहीं पे मरे पड़े रहते हो, मतलब तुम्हारा काम ही है भारत में रहना। यू आर अ प्रॉपर रेसिडेंट, प्रॉपर पटोला नहीं, प्रॉपर रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री, ठीक है। और RNOR का मतलब क्या है, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, किसी को बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ रहना पड़ा, ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए यहाँ पे रहना पड़ा, तो वो हो गया छोटा, कुछ टाइम बीइंग के लिए, परमानेंट उनका एस्टैब्लिशमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो वो बन जाते हैं RNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। नाम सुन के समझ आ रहा है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ROR का मतलब क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और RNOR का मतलब क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब हम लोग ने दो कंडीशन, बेसिक कंडीशन देखा, 182 डेज वाला, 60 एंड 365 वाला 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। उससे तो मेरा नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेकिन इन दोनों के जो आइडेंटिफिकेशन है ना, इसके लिए भी कंडीशंस दिए गए और वो कंडीशंस मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। और उन कंडीशंस को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ आई satisfy none, ध्यान से इस चीज को पढ़ो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इनमें से एक भी कंडीशन, जो मैं आगे दो कंडीशन यहां लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता हूं तो मैं बनूंगा ROR। और अगर इनमें से कोई भी एक, या तो 1 या तो 2 मैं फुलफिल कर देता हूं, कोई भी एक कंडीशन अगर मैं फुलफिल करता हूं तो मैं बनूंगा RNOR। तो क्रक्स क्या है कि पहले रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट निकालो, वो दो बेसिक कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो या फिर मेरे को निकालना पड़ेगा, अगर मैं रेसिडेंट हूं तो देखो ROR हूं या RNOR हूं, तो ROR और RNOR निकालने के लिए दो कंडीशन फिर से है। और उन दो कंडीशन जो है ना, उन दो कंडीशन में से अगर मैं कुछ भी फुलफिल नहीं करता हूं तो मैं ROR हूं, और अगर मैं कुछ भी फुलफिल कर देता हूं तो मैं RNOR हूं, ओके। तो जैसे, और मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिस तरह से मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, आई हैव सेम थिंग कवर्ड इन माय कॉपी, ठीक है, ब्रिलियंटली कवर्ड। इसमें तुम्हारे सब कुछ हो जाएंगे, मतलब लिटरली सब कुछ हो जाएंगे, एवरीथिंग इज रिटन हियर, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लगा है, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ठीक है। मैं उसी फॉर्मेट में जाना चाहता हूँ जिससे तुम लोगों को पढ़ने में भी आसानी है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो यहाँ पे RNOR बनने के लिए दो कंडीशन है जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है ना कि मेरा जो स्टे इन इंडिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टे इन इंडिया, ठीक है, इन लास्ट 7 years, ठीक है, is less than equal to 729 days। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम लोग बहुत सारे, अगर तुम लोगों ने डिफरेंट टीचर्स से बुक लिए होंगे ना, तो उसमें यही कंडीशन लिखा हुआ है सेम, लेकिन उनका लैंग्वेज बोलने 730 लिखा होगा या NE1 लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है, तुम उससे भी लिख सकते हो, तुम इसे भी लिख सकते हो, ये मॉड्यूल का लैंग्वेज है, ठीक है, स्पेसिफिकली मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, और दोनों का मतलब भी सेम है। अगर तुम उसको सही से इंटरप्रेट करो तो दोनों में बस इंग्लिश का हेरफेर और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर मैं इंडिया में लास्ट 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, लास्ट 7 जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा याद रखना इमीडिएटली, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। अगर मैं लास्ट 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो स्टे इन इंडिया है इज लेस देन 729 डेज, इक्वल टू लेस देन 729 डेज। और दूसरा कंडीशन क्या है ना मेरे लिए कि अगर मैं NR बन जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं
अगर मैं 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, इमीडिएटली लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स में अगर मैं एनआर था, ठीक है, तो दो कंडीशन में वापस से बताता हूँ क्या है। सबसे पहला कंडीशन ये है, अगर इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया तो R1। अब इन दोनों में से क्या है वो दो कंडीशन पहले समझते हैं, जिसके लिए मेरे को R1 करना पड़ेगा। सिंपल कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि मैं आज खड़ा हूँ 24-25 में, 24-25 से पिछले 7 साल, जस्ट पिछले 23-24 से स्टार्ट होकर पिछले 7 साल में मेरा स्टे इन इंडिया इज लेस देन और इक्वल टू 729 डेज, या और इनमें से कोई भी एक कंडीशन, और मैं 9 आउट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 10, मतलब 2023-24 से आज जहाँ खड़ा हूँ उसके पिछले 10 सालों में मैं 9 सालों में नॉन रेसिडेंट था, ठीक है, बस इसी साल में रेसिडेंट बन गया, पता नहीं कैसे, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा RNOR में। तो वो ये पूरा चीज तुम्हें पूरी मक्खन की तरह क्लियर है। एंड इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज रिमाइंड, और डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू रिवाइज एवरीथिंग इन द स्क्रिप्ट्स, और मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियोस पे डाल दूंगा, डोंट वरी, तो यू कैन वॉच इट देयर आल्सो। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा ना, लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव स्टडीड, ओके। तो अभी तक जो व्हाट वी हैव स्टडीड इज, सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा 6-1, इसका हम लोग बन सकते हैं एनआर या रेसिडेंट, ठीक है। एनआर बन गए तो खेल खत्म। इसके लिए दो कंडीशंस है, 182 वाला और 60 एंड 365 वाला, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई बन गया तो मैं बन जाऊंगा आर रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनने के बाद मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, ROR हूं या RNOR हूं। अब ROR और RNOR कैसे डिफाइन करेंगे, दो कंडीशंस है, अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई होता तो मैं बन जाऊंगा ROR, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं बनूंगा ROR। तो दो कंडीशंस क्या क्या है, वापस से बोलता हूं। सबसे पहला कंडीशन है कि मेरा जो 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा स्टे है लेस देन इक्वल टू 729 डेज, या फिर 9 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं एनआर था। तो हो सकता है तुम्हें 6-1 पूरी तरह क्लियर है, आई होप सो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस की तरफ। देखो भाई, जहां जहां एक्सेप्शंस वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरे सर बोला करते थे, तो मैं भी इसी सेम चीज बता रहा हूँ। लिटरली यही फैक्ट है कि जो सब चीज सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं ना, और जो एक्सेप्शंस होते हैं भाई, नॉर्मल तो सब पढ़ते हैं, बट एक्सेप्शंस से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं सीधा कि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख, आज के डेट में ना सबको पता होता है कि 80C का, हर सैलरी एम्प्लॉय को पता होता है कि 80C का रिडक्शन मिलने वाला है अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूंगा तो, लेकिन उसके आगे किसी को पता नहीं होता, या उसकी क्या एक्सेप्शंस है, जैसे 1,50,000 का मेरे लिमिट है, ठीक है, या क्यूमुलेटिव लिमिट 1,50,000 का है। ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो ये सब चीज सबको नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें भी एक्सेप्शंस एग्जाम में जो सब चीज बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, जो तुम्हें लगे ना कि साला ये कौन पढ़ता है, इसको छोड़ते हैं, ट्रस्ट मी दैट इज गोइंग टू कम। तो वो सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स डालना, इट इज नॉट इग्नोर्ड पार्ट। और अल्टीमेटली अगर नहीं भी आया तो क्या ही फर्क पड़ता है, नॉलेज तो बढ़ाना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर नॉलेज, ठीक है। तो हम लोग वहां तक पढ़े। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। 6-1 में जो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशंस है, 182 डेज, ठीक है, और 365 डेज वाला कंडीशंस का लास्ट 460, मैं तो सॉरी ऐसे लिखता हूँ 60 एंड 365 इन 4 years वाला एक कंडीशन था। दो ऐसे कंडीशंस है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ सोच सुनो, ठीक है। दो ऐसे टाइम है जब मेरे ऊपर ये 182 डेज वाला कंडीशन तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ना कि करंट ईयर में 60 डेज एंड लास्ट इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 365 डेज या उससे ज्यादा, ये वाला जो है ना, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। वापस बोलता हूँ कि 6-1 में मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला, तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए दो तरीके थे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ने क्या तरीका पढ़ा था, सबसे पहला हम लोग ने जो तरीका पढ़ा था ना, वो था 182 डेज एंड 365, ठीक है। तो 182 डेज तो हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन जो 365 डेज वाला कंडीशन है ना, ये तुम लोग फेमा में भी कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है। मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, बट अभी इसमें आते हैं, इनकम टैक्स आते हैं। तो
ये जो कंडीशन है ना 60 एंड 365 वाला, ठीक है, ये कुछ टाइम दो ही ऐसे टाइम है जो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। सिर्फ हमें ये कंडीशन 182 देखना पड़ता है और ये देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो वो दो कंडीशन क्या क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ एक बार के लिए और मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। दो कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे याद रखो, बहुत सही तरीका है, ठीक है, मतलब बहुत ब्रिलियंट तरीका है याद रखने के लिए, ठीक है। तो दो कंडीशंस क्या क्या है, अगर मैं जाने वाला हूं या फिर मैं अन्ना नहीं रे आने, मेरे स्पेलिंग थोड़े अलग है तो प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। अन्ना नहीं है वो आने वाले हैं, ठीक है। अब तुम लोग बता देना कमेंट करके सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो दो कंडीशंस, सेकंड कंडीशन जो है ना वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे ऊपर, उसके लिए दो कंडीशन है। एक है जाने वाला, मतलब जो इंडिया से बाहर जा रहा है, और एक है आने वाला जो इंडिया में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जाने वाला। ध्यान से सुनना, इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स एक बार में कवर करूंगा जिससे तुम्हारा मेजॉरिटी चैप्टर के मतलब तुम समझो 30-35% चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जाने वाले पार्ट में क्या है ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। जाने वाले में दो जन आते हैं, ठीक है। कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा जो पर्सन है ना वो है क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन बाउंड शिप, ठीक है। तो दो जगह तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो दो कंडीशंस क्या क्या है ना कि दो बार ऐसे होते हैं कि मेरे ऊपर ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर मैं जाने वाला हूँ और मैं आने वाला हूँ। तो आने वाले को छोड़कर भी जाने वाले का बात करते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ दुबई काम करने के लिए, ठीक है, तो मेरे ऊपर ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ना 365 वाला ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं एक कैप तो है नहीं, बस वो व्हाइट यूनिफॉर्म तुम इमेजिन कर लो, ब्लू है, ठीक है। अगर जैसे मरीन वाले शिप वाले होते हैं ना, उसी का बात किया जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, कि मैं अगर एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर हूँ तो मेरे ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ और एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि आई एम टेलिंग यू ऑल राइट हियर, ओके। चल मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। इसको एक बार के लिए यहाँ साइड करते हैं। एक चीज बताता हूँ, अगर, ठीक है, मैं लास्ट ईयर सपोज मैं इस साल बाहर जा रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा रेसिडेंशियल जो स्टेटस है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं रेसिडेंट हूँ कि नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए सपोज मेरे को मन किया कि मैं 1 अप्रैल 2010 पकड़ लेते हैं, चलो 2010 पकड़ भाई, कोरोना, ठीक है। तो आ रहा है तो 1 अप्रैल 2020 को मैं फ्लाइट पकड़ा और घूमने निकला, ठीक है। या मैं फ्लाइट पकड़ा और एम्प्लॉयमेंट के लिए निकला। मैंने क्रू मेंबर नहीं बोला, तुम ध्यान देना जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं बाद में एड्रेस करूंगा क्यों, ठीक है। अगर मैं बैग लिया और बाहर निकला, या तो मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए निकला या मैं घूमने के लिए निकला बाहर, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में ना, सपोज मैं 1 अप्रैल को निकला और मैं 30/10/2020 को वापस आया, तो कैन एनीवन, इफ एनीवन इज वाचिंग, आई होप सो, कैन एनीवन टेल मी कि मैं कितने दिन के लिए बाहर था, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसमें ट्रिक पॉइंट क्या है। लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट। तो मैं ना, तो होप सो यू वुड हैव कैलकुलेटेड, तो मैं 213 डेज के लिए बाहर था। अब वो कैसे मैं बताता हूँ।
ये जो दिन है ना 1 अप्रैल, जिस दिन मैं बाहर गया, अगर मैं 12:01 को भी बाहर गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी मतलब सुबह सुबह, मतलब मैं सिर्फ 1 मिनट या 10 सेकंड से इंडिया में था और मैं फ्लाइट में बोर्ड कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मेरे को रेसिडेंट ही माना जाएगा उस दिन के लिए, ठीक है। और जिस दिन मैं वापस आ रहा हूँ, सपोज मैं 11:59 को वापस आया और मैं सिर्फ 1 मिनट इंडिया में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन को भी तुम्हारा इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। मतलब बात यह है कि तुम जिस दिन डिपार्चर कर रहे हो और जिस दिन तुम आ रहे हो वापस, ठीक है, वो दोनों दिन को हम लोग इंडिया में ही मानेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे? 30 डेज अप्रैल का, 31 मई, 31 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये 30 है। यहाँ हम लोग 29 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 30 लेंगे, क्योंकि इसका जो आने वाला दिन है वो भी काउंट होता है। यहाँ पे भी हम लोग 29 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 30 के लिए, क्योंकि उसका जो आने वाला दिन है और जो जाने वाला दिन 1 अप्रैल और आने वाला दिन 30 अप्रैल, वो दोनों दिन ही काउंट होगा, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब आने वाला है इसका एक्सेप्शंस, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग अमेजिंग, राइट। तो हम लोग जहाँ थे, हम लोग वापस में तुमको रिवाइज करा दो। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने पढ़ा कि 182 और 365 डेज वाला कंडीशन होता है, 60 और 365 डेज वाला कंडीशन होता है, 182 डेज वाला कंडीशन जो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। इफ आई एम थोड़ा फास्ट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स सो आई कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो, और अभी प्लीज एडजस्ट। पर पक्का आई विल बी, इफ आई एम टू फास्ट देन आई विल ऑब्वियसली स्लो डाउन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अगर मैं जाने वाला और आने वाला हो सकता हूँ, आने वाले को अभी 3 लेने गया, ठीक है। जाने वाले की बात करते हैं। जाने वाले में मैं 2 जन हो सकता हूँ, एक फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस में बाहर जा रहा हूँ, और या फिर मैं एक मेंबर ऑफ क्रू इंडियन क्रूज शिप हूँ जो मैं ड्यूटी पे बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी तो मेरे ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखेंगे। और सेकंडली क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जो इंडियन नॉन शिप है, उसके लिए भी हम लोग 182 डेज वाले कंडीशन देखेंगे। 365 वाला जो कंडीशन है, 60 और 365 सेकंड बेसिक कंडीशन है, उस वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। रूल 126 आता है इधर, ठीक है। ये जो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कीप दिस फोल्डर। तो इसमें ना एक रूल 126 आता है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रूल 126 में बोलता है कि जो मैं, अगर मैं मेंबर ऑफ इंडियन क्रूज शिप हूँ, तो मैं जब बाहर जा रहा हूँ, जैसे हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग के पास एयरलाइन का टिकट होता है, तो एयरलाइन के टिकट लिखा होता है हम लोग कब गए, कब वापस आए। उसी तरह जो मेंबर्स ऑफ क्रूज शिप होते हैं ना, उनके पास एक टिकट नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं CDC। क्या बोलते हैं? CDC फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि हम लोग कितने दिन आउट ऑफ इंडिया थे, ऑन ड्यूटी थे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, मैं 1/4/2020 को मैं ड्यूटी के लिए निकला, कैप पहना, और मैं 30/10/2020 को, ठीक है, मेरा ड्यूटी खत्म हुआ और मैं वापस आ गया, कहीं अपने घर पे आया, अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और जिनकी हो गई है वो वही समझ लो। तो रूल 126 ये बोलता है कि तुम्हारा टिकट जैसा ही रहेगा, दैट इज कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो तुम्हें बताएगा कि तुम कितने दिन बाहर थे और कितने दिन इंडिया में थे। अब मेरे को कोई एक जन बताए कि यहाँ पे मैं कितने दिन इंडिया में हूँ, इंडिया के बाहर था, जस्ट टेल मी द डेज। ये जो डेट है ना, ये मैं ड्यूटी में हूँ। अगर मैं ड्यूटी में हूँ, उसका मतलब यही, इसका मतलब ये है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, ठीक है। मैं टेरिटोरियल बॉर्डर के भी बाहर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं बता सकता है कि मैं कितने दिन इंडिया में था। एनीवन? यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, मैं बताता हूँ क्या। कैलकुलेट कर लो फट से। पता है इसका आंसर क्या होगा? आई नो बहुत जन ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और वेरी ऑब्वियस, मेरा भी आंसर वही है, वो पहली बार ऑब्वियसली ना। तो तुम लोग का आंसर आया होगा 213, दैट इज रॉन्ग। आंसर विल बी 211। अब तुम लोग सोचो क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। ये जो रूल 126 है ना,
ये जो इसमें सीडीसी का तो बात है, लेकिन इसमें एक खासियत ये है ना कि जनरल पब्लिक के लिए क्या होता है, कोई सिर्फ इस केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी हर किसी केस में, किसी भी दुनिया के कोई भी केस में, सिर्फ एक्सेप्ट दिस केस, हर केस में जिस दिन मैं बाहर जाता हूँ और जिस दिन मैं इंडिया में आता हूँ, ये बाहर जाने वाला दिन और इंडिया में आने वाला दिन, दोनों दिन हम लोग इंडिया में कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैं शिप से जा रहा हूँ, ठीक है, शिप, अगर मैं शिप से जा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, शिप ही है, समझ में है। अगर मैं शिप से जा रहा हूँ, अगर जिस दिन मैं बाहर जाता हूँ, मैं 1/4 को बाहर निकल गया था कंट्री से, ठीक है, और मैं रिटर्न कब आया था, 30/4, तो 1/4/20 और 30/4/20 ये दोनों दिन कंसिडर नहीं होंगे मेरे बाहर, मतलब मेरे ऐसे कंसिडर किए जाएंगे कि मैं इन दोनों दिन इंडिया के बाहर था, इंडिया में नहीं था। दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर दिस मेंबर ऑफ क्रूज शिप, वरना और किसी के लिए भी ये एक्सेप्शन नहीं है। बाकी हर किसी के लिए आओगे, सॉरी जाओगे और आओगे तो तुम दोनों दिन इंडिया में माने जाओगे। लेकिन अगर शिप से तुम जा रहे हो या शिप से आ रहे हो तो वो दोनों दिन, जाने वाला और आने वाला दिन, विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ इंडिया। अब मैं तुम्हें एक गलती बताता हूँ जो मैंने लिटरली की थी इतनी पढ़ाई करने के बाद, ऐसी चिंदी गलतियां, तो ये मत करना, ठीक है। लेट मी ब्रिंग यू एन एग्जांपल, कैलकुलेट एंड टेल मी, ओके। तो आई होप तुम्हें रूल 126 भी क्लियर है इसके साथ। यही था 126 में, ठीक है। Just a second, let me drink some water. तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। You tell me whether this person is a resident or not. ठीक है? दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। एग्जांपल 1 में मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, इंडिया से बाहर गया 1/4/20 को, ठीक है, और मैं इंडिया, सब छोड़, मैं ना इंडिया के बाहर गया 11/11/2020। मेरे को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। और दूसरा, मैं शिप का एक मेंबर हूँ, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप ही हूँ, ठीक है। मैं अपने ड्यूटी पे गया सेम 1/4/2020 एंड रिटर्न आया मैं सपोज 29/10/2020, ठीक है। टेल मी द रेसिडेंशियल स्टेटस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन टेल मी द रेसिडेंशियल स्टेटस। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ तब तक, क्या बोलते हो? Let me tell you the answers, right? यहाँ पे पता है मैं इंडिया में कितने दिन के लिए हूँ, 265 डेज, और मैं पता है आउट ऑफ इंडिया कितने दिन के लिए हूँ, 165 डेज। तो तुम लोग मुझसे बहुत जन होंगे ना जो सिर्फ ये निकाल रहे हैं या ये निकाल रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, जब भी हम लोग रेसिडेंशियल, तो ये दिक्कत यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो ठीक है तब भी हो जाएगा, इससे तो पता ही चल रहा है कि ये रेसिडेंट है। चलो इस वाले एग्जाम्पल में बताता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल का कैलकुलेशन अगर तुमने कर लिया है, लेट मी डू वन थिंग। अप्रैल के 30, सॉरी हाँ, अप्रैल में तो चला गया बात, 30 अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ ना मैं 212 डेज के लिए आउट ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है। लेकिन -365 करके ना तो 153 डेज आता है, 153 डेज। ये जो है ना 153, ये तो मैं आउट ऑफ इंडिया, उसका मैं क्या करूँ? मैं इंडिया में कितने दिन हूँ वो देखना जरूरी है। वो कैसे आएगा कि मैं जितना भी इंडिया के बाहर हूँ, माइनस जब मैं करूँगा 365, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं इंडिया के अंदर कितने दिन के लिए हूँ, ठीक है। तो 212 डेज के लिए मैं इंडिया के बाहर था, -365 किया तो 153 डेज के लिए
मैं इंडिया में था। अब याद करो, मैंने तुम्हें वापस बताया कि एक जाने वाला होता है 153 डेज, याद रखना, ठीक है। वापस अच्छे से लिखो, एक जाने वाले में 2 जन आते हैं, ठीक है, लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और दूसरा क्रू मेंबर, ठीक है। इसके ऊपर लगता है 126 वाला रूल। और यहाँ पे मैं कितने दिन के लिए था, 122 डेज, 153 डेज के लिए था, तो दैट इज 182 डेज से नीचे सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है ना सेकंड बेसिक कंडीशन का, तो सिर्फ हम लोग को 182 डेज देखना है। तो यहाँ पे बस यही 2 चीज थे जो मुझे तुम्हें बताने थे। अब हम लोग आते हैं आने वाले के ऊपर, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। जो आने वाले लोग होते हैं ना, लेट मी सी व्हाट चार्ट आई हैव मेड। ये जो रूल 126 लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख के रखी है, जो तुम यहाँ पे प्रॉपर पढ़ सकते हो। आई गिव द नोट्स, डोंट वरी। और जो आने, ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी मैंने लिख के रखे हैं, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो बंदे हैं ना, ये जो बंदे जो बाहर जा रहे हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। क्या बोला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? कि ये दोनों एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन होने ही चाहिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। इंडियन ओरिजिन, फॉरेन सिटीजन, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। इंडियन सिटीजन होंगे तभी ये सारे कंडीशंस हम लोग देखेंगे। लेकिन आने वाला जो है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे गेम तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट खेलेगा इस पे, वो लिख देगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन इंडियन ओरिजिन नहीं है यहाँ पे तो इंडियन सिटीजन लिखते हैं। यहाँ पे जो आने वाला है ना, इस पे हम लोग देखते हैं कि वो बंदा इंडियन सिटीजन और ओरिजिन वाला बंदा है कि नहीं। ओरिजिन वाला बंदा का मतलब पता क्या होता है? ओरिजिन वाले बंदे का बेसिक मतलब होता है ना कि हम लोग के जो नाना नानी दादा दादी जो अनडिवाइडेड इंडिया में रह चुके हैं, तो अगर हम लोग उनके लीनियर डिसेंडेंट्स है, मतलब उनके बाद वाले जनरेशन है, तो हमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। जैसे तुम समझो ना, वो लंदन का प्रेसिडेंट, ठीक है, सदैक, तो उसके हम लोग इंडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके दादा परदादा या उनके नाना नानी कोई ना कोई इंडिया में रह चुके हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट, इसलिए हम लोग उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मैं एम्प्लॉयमेंट या क्रू मेंबर की तरह ऑफ इंडियनशिप जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इंडियन सिटीजन भी हो सकता हूँ या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता हूँ, ठीक है। हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट। एक फॉरेन सिटीजन हो सकता है, ठीक है, या इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, ठीक है, या फॉरेन सिटीजन हो गया। यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड होता है, वो है फॉरेन सिटीजन, ठीक है, फॉरेन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन या फॉरेन सिटीजन जो भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? विजिट करने आ रहे हैं, ताजमहल देखना है उनको, तो उस पर्पस के लिए वो आ रहे हैं। किसी भी पर्पस के लिए आया यार, उनको वो देखना है, तुम समझ लो यार, तुम्हारे बैठा लो यार, जो कलकत्ता में रहते हो तो समझ गए होंगे। एनीवेज, ठीक है, तो जो पर्सन इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन सिटीजन, जो फॉरेन सिटीजन है वो इंडिया में आ रहे हैं, किस पर्पस के लिए? विजिट के लिए आते हैं, ठीक है। और उनका जो इंडियन इनकम है, ठीक है, जो वो इंडिया में अर्न करते हैं, ठीक है, इट इज मोर देन 15। देखना यहाँ पे मैंने इक्वल टू कहीं भी नहीं लिखा है, मतलब अगर एक फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, एंड उसका जो इनकम है इट इज मोर देन 15 लाख, 15 लाख हुआ तो नहीं काउंट होता ये सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर उसका जो इनकम है इट इज मोर देन 15 लाख रुपीज अगर है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और चेक करेंगे। ये 3 कंडीशन हो, लास्ट कंडीशन जो हम लोग देखेंगे ना कि वो इंडिया में तो आ रहा है, ठीक है, पर उसका जो हम लोग का जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा।
क्या होगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आने वाले इनके ऊपर तो नॉर्मली जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक देखो, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। अगर वो एक बंदा है इंडियन सिटीजन, फॉरेन और इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन या फॉरेन सिटीजन कमिंग इन इंडिया फॉर अ विजिट, उनके ऊपर से 182 डेज का कंडीशन हम लोग देखेंगे कि 182 डेज वो रहता है। इस कंडीशन को अभी इग्नोर करो, क्योंकि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनो। आने वाले में हम लोग देखते हैं कि एक इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन या फॉरेन सिटीजन वाला बंदा वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, बहुत बढ़िया, वो घूमा फिरा चला गया। हम लोग से देखेंगे कि वो 182 डेज था या उससे ज्यादा था या नहीं था। अगर वो 182 डेज था तो उसको हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे। और तुम समझो वो एक फॉरेन सिटीजन है, वो पहली बार इंडिया घूमने आया, तो ऑब्वियसली लास्ट 7 साल ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सुनो, एक बंदा है जो पहली बार इंडिया आया, वो पहली बार इंडिया आया तो वो रेसिडेंट तो बन गया, क्योंकि 182 डेज 190 कुछ भी 182 या उससे ज्यादा डेज था। लेकिन एक बात होता है, अगर वो पहली बार इंडिया आया तो वो लास्ट 10 आउट ऑफ मतलब लास्ट 10 साल में वो 9 साल तो नॉन रेसिडेंट ही रहा होगा, क्योंकि पहली बार इंडिया आया भाई। और उसका जो 729 डेज 7 इयर्स में कंडीशन है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो कैसे फुलफिल होगा? वो तो पहली बार इंडिया आया, तो ये तो कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होते, ठीक है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेसिडेंट बनेगा। और जैसे वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आरओआर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता तो वो आरएन उल्टा होगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अभी इसको छोड़ो, अभी इसको समझते हैं। हाँ ठीक है, मैं जो क्वेश्चन वाला बोल रहा था ना कि अगर वो लास्ट 7 इयर्स में भी इंडिया में नहीं आया तो उसका वो कंडीशन हम लोग को देखना ही नहीं है कि आरओआर है कि आरएनओआर है। पता ही चल रहा है देख के कि वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो आरओआर में चला आरएनओआर में चला जाएगा, ठीक है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आरओआर बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो इंडिया में पहली बार आया, ठीक है, और तो बताओ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो तुम याद रखना, जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है या तुम्हें बहुत क्यूमुलेटिव डेज देंगे कि 10 दिन के लिए 1 साल आया, 20 दिन के लिए 1 साल आया, तो उससे देख के पता चलेगा कि 729 डेज आया या नहीं, या लास्ट 10 साल में वो एक भी साल रेसिडेंट था या नहीं था। ये सब चीज हमें देख के ही पता चलेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट तुम याद रखना लास्ट के बाद, ठीक है। तो आने वाले में अगर मेरे ऊपर से फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा 182 डेज वाला। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इंडियन ओरिजिन वाला बंदा हूँ या फॉरेन सिटीजन हूँ, इज कमिंग फॉर इंडिया, तो इज कमिंग इन इंडिया जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट। लेकिन मेरे ऊपर ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन की सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखेंगे, जो 60 या 365 डेज वाला कंडीशन है वो नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें तो सिर्फ 182 डेज ही देखना है, यहाँ तक भी सिर्फ 182 डेज ही देखना है हम लोग को। लेकिन इसके नीचे का जो भी पॉइंट आप मैं लिखने वाला हूँ ना, अगर इनमें से अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो हमारा सेकंड बेसिक कंडीशन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तुम सुनो क्या, आने वाले में मैं इंडियंस ये 3 में से कुछ भी एक मैं विजिट के लिए आ रही हूँ और मेरा जो इंडियन इनकम है ना, इट इज मोर देन 15 लाख रुपीज, ठीक है। इट इज मोर देन 15 लाख रुपीज, ठीक है। और मेरा जो स्टे इन इंडिया है ना, करंट ईयर में जो स्टे है, करंट ईयर इस साल जिस साल में इंडिया में आया हूँ उस साल करंट ईयर का जो स्टे है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 120 डेज। एंड जो लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स है ना, वहां पे मेरा जो स्टे है वो 365 डेज या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक और चीज, मैं पूरा चार्ट तुम्हें रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। एक बार फट से रिवाइज होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें ना अगर मैं ये वाला कंडीशन फुलफिल करता हूँ तो चलो पहले तो पूरा रिवाइज करवा दूँ। 2 कंडीशन है, ठीक है, 182 डेज और ये 365 एंड 60। 365 एंड 60 में बोलूँगा सेकंड बेसिक कंडीशन को। 365 एंड 60 2 जन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक होते हैं जाने वाले, एक होते हैं आने वाले। जाने वाले में कौन होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ क्रूज शिप हो। और उस मेंबर ऑफ क्रूज शिप पे की इंपॉर्टेंट बात क्या पड़े, रूल 126 जिसमें सीडीसी का बात हुआ। सीडीसी मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और एक और बात जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, सपोज जिस दिन मैं शिप में जा रहा हूँ, जिस दिन मैं शिप में जा रहा हूँ और जिस दिन मैं शिप में आ रहा हूँ, वो दोनों दिन हम लोग इंडिया के बाहर कंसिडर करेंगे जस्ट फॉर दिस मंथ, ठीक है। और ये लोग दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरे आने वाले, मैं इंडिया में आ रहा हूँ, ठीक है, आने वाले लोगों में जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन, ठीक है, वल्ला हबीबी, ठीक है, फॉरेन सिटीजन,
तो उनमें से कोई भी अगर इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आ रहा है तो उन पे भी हम लोग से 182 डेज वाला कंडीशन देखते हैं। सेकंड बेसिक कंडीशन जो 365 डेज वाला है वो एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो आने वाले लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? जब उनका जो इंडियन इनकम है ना, इंडियन इनकम, इसको एग्जाम में इंडियन इनकम कभी मत लिखना, लिख के रखो ये सारे पॉइंट्स। इसको लिखना, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, डोंट वरी। इसको लिखना अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब ही तो इंडियन इनकम होता है बाबा। तो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 है, और मैं इंडिया में 180 डेज तो नहीं, क्योंकि वो तो पहला बेसिक कंडीशन है। लेकिन मैं इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा हूँ एंड मेरा जो लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज वाला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक RNOR बन जाऊंगा, ठीक है। क्या बन जाऊंगा? RNOR। रेसिडेंट तो मैं बनूंगा ही, बट क्योंकि अबे रेसिडेंट बनूंगा तभी तो RNOR बन पाऊंगा ना। तो RNOR बनने के लिए पहले मेरे को रेसिडेंट बनना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली RNOR बन गया, इसका मतलब मैं रेसिडेंट तो बन गया, ठीक है। और वो कब होगा? जब ये दोनों कंडीशन एक्स्ट्रा सैटिस्फाई होता है। ये दोनों कंडीशन तो नॉर्मल है, इसमें तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखना है। इन दोनों कंडीशन में से 182 डेज देखेंगे। लेकिन इसके बाद अगर ये इंडियन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख चला गया और मेरा स्टे भी 120 डेज एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 365 या 365 है, तो मेरे ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन में। कैसे मॉडिफाइड? मैं वापस बता रहा हूँ, समझो इस चीज को। क्योंकि हम लोग का सेकंड बेसिक कंडीशन क्या था? 60 डेज इन करंट ईयर एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 365। लेकिन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 तो है, लेकिन करंट ईयर में 60 नहीं 120 डेज कर दिया गया है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। हो गई भाई, बहुत मेहनत से समझाया यार। अभी तक लाइक नहीं किया और पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो एवरीवन, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। हाँ, अच्छा लगे तभी लाइक करना, और प्लीज ड्रॉप अ कमेंट यार, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव एंड इट हेल्प्स मी टू get to my mistakes and improve it so that I can give better quality of the stuff which I am giving now, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने इतना पढ़ लिया, ठीक है। ये सब 6.1 में था, 6.1 में था, सॉरी 6.1 में था, सब कुछ था। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक सेक्शन आता है 6.1E। अभी जब मैं सेक्शन तुमको बोलूंगा ना, तो अभी ये तो अभी बताया, बट ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। मैं छोटे छोटे चीजों को मैं सिर्फ लिखूंगा और उसके बाद में बताऊंगा डिफरेंसेस क्या है एक्चुअली, ठीक है। अगर देखो मैं बुलेट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। इंडियन सिटीजन, ठीक है। मेरा जो इंडियन सोर्स इनकम है इट इज मोर देन 15 लाख। अरे भाई हाँ, तुम सही सोच रहे हो, तुम वही सोच रहे हो जो मैं तुम्हें बोला अभी। अभी तो बताया, वापस क्यों बता रहा है? टाइम नहीं है भाई, मैं स्किप कर डालूंगा। रुक जाओ, ये अलग है, बताता हूँ कैसे, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरा मोर देन 15 लाख है, और मैं टैक्स पे करने के लिए किसी भी कंट्री में लायबल नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं, ठीक है। तो इस केस में मेरे को मान लिया चाइना। मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ में कहीं पे भी इंडियन ओरिजिन वाला बंदा या फॉरेन सिटीजन नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एप्लीकेबल ही नहीं है। वहां पे था, क्योंकि वहां पे हम लोग को जाने वाला आने वाले के साथ इसको कंफ्यूज मत करो। ये सेक्शन 6.1 ही है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन सोर्स इनकम, मतलब अदर, जो एग्जाम में क्या लिखना है? अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब इंडियन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख। मोर देन 15 लाख, बताओ यही गलती होगा। मोर देन 15 लाख है, ठीक है। और वो ऐसे अपने आप को हर जगह घुमाया है, पूरा वर्ल्ड टूर मार के आया है कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल ही नहीं है। और हम लोग उसे इंडिया में क्यों टैक्स दे रहे हैं? क्योंकि देखना, उसका एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ इनकम इंडिया से आ रहा है। मोर देन 15 लाख तो कम नहीं होता ब्रो, ठीक है। तो इतना पोर्शन अगर उसको इंडिया में आ रहा है, तुम बोलता तुमने जितना भी कुछ कमाया है ना, कम हियर, पे टैक्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। उस पर्सन को हम लोग क्या मान लेते हैं? डीम्ड,
मतलब मान लिया गया, तू जो करना है कर ले, तू मतलब जैसे होता है ना कि अगर जो छोटे बड़े भाई रहते हैं ना, तो जनरली बड़े भाई लोग कोई तेरी ही गलती है भाई, तेरे ही चलते ये हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी तेरे ही चलते हो रहा है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि मान लिया जाएगा कि तुम RNOR हो, इसलिए बोला जाता है डीम, मतलब तुम कुछ भी कर लो, लॉ ने तुम्हें मान लिया है, ठीक है, लॉ ने तुम्हें RNOR मान लिया है, ठीक है। आई होप सो 61A इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर, एकदम मक्खन, अमूल से भी बेटर मक्खन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखो ये तो हम लोग ने इंडिविजुअल्स की बात की, ठीक है। अब मैं तुम्हें 3 जन बताता हूँ, ठीक है। इन 3 जन का हम लोग जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे निकालेंगे। वो 3 जन कौन कौन है, ये अदर देन इंडिविजुअल है, ठीक है। एक होता है कंपनी, एक होता है HUL, एक आता है फर्म या LLP वगैरह, ठीक है। तो इनके भी रेसिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेसिडेंट बनेंगे तभी तो इनसे टैक्स मिलेगा, नहीं तो टैक्स ही कैसे मिलेगा। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस तो नहीं मिल सकता, तो कितने दिन था हुआ है मेरे को ही बता, अभी इंडिविजुअल ही नहीं है तो ये रहेगा कैसे कितने दिन। तो इनका जो तरीका है ना निकालने का ये बहुत अलग है, और इनका तुम बेसिकली ऐसा समझ के रखो कि जहां से बेसिकली कंट्रोल मैनेज होते हैं ना, वही जहां से भी कंट्रोल मैनेज डोमिनेंटली हो रहे वही जगह उनका मान लिया जाएगा कि वो उसी कंट्री के रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जन कौन कौन आते हैं, लेट मी टेल यू। यहाँ पे हाँ ये 3 जन आते हैं। अब इन 3 जन में ना सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी के लिए, इसको मैं लास्ट पे आऊंगा, इसके बाद इस पे आऊंगा, ठीक है। कंपनी के लिए, कंपनी के लिए ना 2 कंपनी होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखता हूँ, होप सो तुम लोग समझ जाओगे। 2 क्लॉज 20 है नॉर्मल कंपनीज जो होते हैं ना, कंपनी के डेफिनेशन तुम लोग फाउंडेशन में ही पढ़े होगे, कंपनी जो इंडियन कंपनी होती है उसके लिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 क्लॉज 42, ये वैसे ही मजाक के लिए लिख रहा हूँ, तुम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी समझ लो, ठीक है। तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इन दोनों के लिए ना हम लोग को क्या देखना पड़ता है, इसको इन दो कंपनीज के लिए हम लोग को देखना पड़ता है पोयम, Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ता है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है पोयम। पोयम क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है कहाँ से ये इफेक्टिवली डोमिनेंटली मैनेज हो रहा है। तो इंडियन कंपनी हो सकता है वो इंडिया से मैनेज हो सकता है वो अफ्रीका से मैनेज हो, ठीक है। तो अगर वो इंडिया से मैनेज हो रहा है या अफ्रीका से मैनेज हो रहा है, मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तू कंपनी किधर का है, इंडिया का, तू धंधा किधर कर रहा है, इंडिया में, तू रिसोर्सेज कहाँ का यूज कर रहा है, इंडिया में, तू इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का यूज कर रहा है, इंडिया में, हर चीज जब तू इंडिया का यूज कर रहा है तो तू इंडिया से कंट्रोल हो, तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया में बैठे हो या तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया बैठे हो, डज नॉट इवन मैटर, यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ठीक है। लेकिन फॉरेन कंपनी में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी में अगर तुम हमारी भारत से कंट्रोल हो रहे हो, ठीक है, अगर तुम इंडिया से, तुम्हारा पोएम जो है, पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर वो तुम्हारे इंडिया में है तो तुम रेसिडेंट हो। लेकिन अगर तुम यूएसए से हो, ठीक है, अगर तुम यूएसए से हो, तुम्हारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे है, तुम मैनेज भी यूएसए से हो रहे हो, तो तुम्हारा रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तुम लॉजिकली सोचो ना यार, रिलायंस इंडियन कंपनी है, कोई भी कहीं भी बैठे यार, वो तो इंडियन कंपनी है, इंडिया में धंधा कर रहा है, उसको मिलेगा। टेस्ला बेटा एक फॉरेन कंपनी है, वो बाहर से इलोन मस्क उसको मैनेज कर रहा है, कंपनी में वहीं पे सब कुछ वहां पे हो रहा है। तुम बोले सुनो सुनो पैसा दो, वो ऐसे आएगा, वो पता है क्या, वो क्या था ना उसके पास, वो टकीला, टेस्ला वाला टकीला, वो उसी को फेंक के मारेगा। तो समझ रहे हो लॉजिक, वो बिहाइंड द लॉजिक, ओके। तो अगर एक कोई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडियन कंपनी का कहीं भी हो, डज नॉट मैटर, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। लेकिन अगर जो फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, देन वो रेजिडेंट बनेगा, अगर वो आउटसाइड इंडिया तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज डन। तो यहाँ पे क्रक्स क्या है, हमें क्या देखना है, पोएम,
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और यहाँ पे इंडियन कंपनी वाला बात ध्यान रखना, फर्म के लिए क्या है, सेम, वो मैनेज कहाँ से होता है, या तो वो होलली या पार्शियली मैनेज इंडिया से हो रहा है, या वो होलली और पार्शियली मैनेज आउटसाइड इंडिया हो रहा है। अगर वो होलली एंड पार्शियली इंडिया से मैनेज हो रहा है तो वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर वो होलली एंड पार्शियली आउटसाइड इंडिया मैनेज हो रहा है, ज्यादातर आउटसाइड इंडिया मैनेज हो रहा है, तो वो एक नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एचयूएफ के लिए। बस एचयूएफ में एक छोटा सा ट्रिक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। यहाँ पे भी होलली और पार्शियली अगर इंडिया से हो रहा है या होलली और पार्शियली आउटसाइड इंडिया मैनेज हो रहा है, अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो एक एनआर है, अगर वहीं पे अगर वो इंडिया से मैनेज हो रहा है तो वो एक रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो बन गया, पर इसमें रहते हैं, इसका जो एचयूएफ का जो एक ही बंदा होता है, कर्ता, एज यू ऑल फाउंडेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एचयूएफ डिफरेंसेस पढ़ते हैं ना, एचयूएफ एंड कंपनी वगैरह में। ठीक है, तो एचयूएफ के जो बंदे हैं ना, तो एचयूएफ में रहते हैं कर्ता, तो रेसिडेंट तो बन गया। रेसिडेंट कैसे देखेंगे, तो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, लेकिन वो आरओआर है या आरएनओआर है, उसको देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, आरओआर, आरएनओआर, इसके लिए पता है किसको देखेंगे हम लोग, देखेंगे कर्तास रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो कंट्रोल से हम लोग रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट निकाल देंगे, लेकिन आरओआर है या आरएनओआर है, उसको देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब ज्यादा चैप्टर नहीं बचा, छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब तुम समझ के चलो। और 40 मिनट, हार्डली 40-45 मिनट की गेम है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेके चाहता हूँ कि मैं तुम्हें समझाऊँ कि होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल कम टू यू। ठीक है, ये सब हो गया, लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक राइट हियर। ठीक है, उसके बाद में इनकम होता है। ठीक है, इनकम, इसके बाद अपन 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद फिर और 25-30 मिनट का काम रहेगा, इसको 10 मिनट खत्म करते हैं। ठीक है, इनकम, इनकम जो है ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ही बताऊँ, तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम इलोन मस्क का समझो। इलोन मस्क टेस्ला बेच रहा है चाइना में, कमा रहा है चाइना में, इंडिया को वो टैक्स देगा नहीं देगा ना। एक तो वो एक नॉन रेसिडेंट है, सबसे पहला चीज। दूसरा उसका जो इनकम है वो भी फॉरेन इनकम है, व्हाई विल ही पे टैक्स ऑन दिस। ठीक है, लेकिन इलोन मस्क टेस्ला बेच रहा है इंडिया में, तो कमा कहाँ रहा है, इंडिया में। भले इसका कोई कंपनी स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन वो डीलर के थ्रू बेच रहा है। ठीक है, या गवर्नमेंट के थ्रू बेच रहा है। ठीक है, तो उसका धंधा तो इंडिया में, तो इंडियन इनकम है, तो उस इंडियन इनकम को वी विल हैव टू टैक्स इट। ठीक है, तो इसलिए बाइफरकेशन जरूरी है कि इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक इंडियन इनकम हो सकता है, एक फॉरेन इनकम हो सकता है, ऑब्वियसली। ठीक है, फॉरेन इनकम तो समझ लिया, जो मैं इंडियन इनकम बोलूंगा ठीक है उसके ऑपोजिट। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले आते हैं रिसीट के ऊपर। अगर वो रिसीट इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम है, या फिर हम लोग उसको डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया मान लेंगे तो भी वो इंडियन इनकम है। ठीक है, 2 चीज बोला, एक या तो मेरे को इंडिया में पैसा मिला है, या ऐसा मान लेगा लोग कि तुमको इंडिया में पैसा मिला है, इन दोनों केसेस में उसको इंडियन इनकम माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अक्रूवल। तुम लोग अकाउंट से पढ़ते होगे अक्रूवल बेसिस, इट्स अ फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट, तुम एस 1 में पढ़ोगे, इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अक्रूवल फॉलो करना। ठीक है, और कंपनी एक्ट तो बोलता ही है कि अक्रूवल हैज टू बी फॉलो। ठीक है, तो एनीवेज, तो अक्रूवल होता है ना, तो इसमें भी 2 चीज होता है, इट इज अक्रूड इन इंडिया या डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। अगर मेरा रिसीट है वो इंडिया में हो रहा है, या फिर हम लोग उसको मान ले रहे कि वो इंडिया में हो रहा है,
अक्रूवल है, या तो इंडिया में हो रहा है या हम लोग उसको ऐसा मान ले रहे हैं कि वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो तुम्हें समझनी है। तो ये तो अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, डीम्ड भी नहीं मान रहा, लॉ ये डीम्ड के बाहर है, तो ये मेरे फॉरेन इनकम में चला जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, टिल हियर, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा, रिसीट। रिसीट का मतलब जानना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत बार आता है, छोटे छोटे इस पार्ट में नहीं है, किसी पार्ट में, बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है और ये जनरली तो आता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग समझते हैं रिसीट। रिसीट का मतलब पता है क्या होता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो बस इतना अगर याद रखोगे बुलेट वाइज, एग्जाम में बुलेट वाइज नहीं लिखना, सेंटेंस बना के लिखना है, लेकिन इससे बहुत इजी होता है मेमोरी टेक्निक, क्योंकि फालतू की चीजें पढ़ने नहीं पड़ती, जल्दी होते हैं रिवीजन, ठीक है। और मैंने वो नोट्स में उसी वही सोच के बनाया कि लास्ट डे कैसे रिवीजन हो, लास्ट डे कैसे रिवीजन हो, क्योंकि अपने को सब कुछ कवर करने का होता है और 1.5 डेज में नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो रिसीट, RECEIT, रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब होता है फर्स्ट रेमिटेंस, सब सीक्वेंट रेमिटेंस, ठीक है। ये कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ ये कंसिडर होता है। अब इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज मैं काम करता हूँ, मैं किसी सपोज ये मान लो कि मैं यहाँ से गूगल को सर्विस दिया, तो गूगल ने मेरे को पैसा दिया। अब गूगल ने जब मेरे को पैसा दिया, ठीक है, तो कहाँ पैसा, सीधा मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में। तो जो पहला रिसीट है, पहली बार मेरे को पैसा कहाँ मिला, इंडिया में मिला। तो फर्स्ट रिसीट का मतलब पहली बार पैसा कहाँ मिलता है। अब सपोज मैं यूएसए में काम करता हूँ, मैं कैलिफोर्निया में गूगल का कैलिफोर्निया में गूगल का ऑफिस, वो याद नहीं सीके में था, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में काम कर रहा हूँ या फिर एप्पल का, आई डोंट नो, किसी का तो था। तो अगर मैं कैलिफोर्निया या गूगल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कैलिफोर्निया गूगल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को वहीं पे पैसा मिला, तो फर्स्ट रेमिटेंस का वो वहीं पे मिल गया ब्रो। अब ये यहाँ पे टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। और वहां से अगर मैं अपने दादा दादी के लिए, ठीक है, अगर मैं पैसा भेजता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे उसको फर्स्ट रेमिटेंस मान के टैक्स कर, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट रेमिटेंस मतलब जब पहली बार पर्सन को कहाँ मिल रहा है वो देखेंगे। अगर वो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया के बैंक में है, ठीक है, सर्विस भी आउटसाइड इंडिया दिया गया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो समझो, ये तो रिसीट हम लोग ने पढ़ा, सब्सिक्वेंट रिसीट मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, सब्सिक्वेंट रिसीट मतलब मेरे को पैसा बाहर ही मिला, उसके बाद मैंने भेजा, तो ये सेकंड रेमिटेंस है, तो इसमें हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे। फर्स्ट रेमिटेंस है, ठीक है, वो इंडिया में होगा तभी टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है अक्रूवल, सेम चीज। अगर अक्रूड इंडिया में है तो टैक्सेबल होगा, अक्रूड आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब तुम्हें मैं जो एग्जांपल दिया था, तो ये बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गूगल को सर्विस दी, तो ये जो सर्विस गूगल को मिला है, ठीक है, गूगल ने मेरे से सर्विस मांगा, गूगल को मैंने सर्विस दिया, मैं इंडिया TCS का एम्प्लॉय हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ TCS, ठीक है, और मैंने गूगल को कुछ भी ऐप डेवलपमेंट वगैरह का अगर कुछ भी सर्विस वगैरह दी है, तो तुम खुद बताओ सोच के कि वो जो सर्विस है वो कहाँ मिला, इंडिया में मिला, इंडियन एम्प्लॉय में दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सर्विस है ना, दैट इज अक्रूड इन इंडिया। क्या है, दैट इज अक्रूड इन इंडिया, तो वो इंडिया में ही दिया जा रहा है। तो रिसीट, सपोज उसने फॉरेन यूएसए वाले TCS को पेमेंट कर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दो चीज देखना, अक्रूवल एंड रिसीट, दोनों में से कोई भी फुलफिल हो जाएगा तो वो टैक्सेबल कर देंगे हम लोग उसको, ठीक है, उसको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इनकम जैसे हम लोग मानते हैं ना, तो जैसे वो मैं अगर यही चीज अगर मैं बाहर उसको सर्विस देता, मैं इंडिविजुअल बाहर सर्विस देता, तो मैंने उसको सर्विस इंडिया में दिया, नहीं अक्रूड भी नहीं हुआ, उसने मेरे को बाहर ही पेमेंट किया, बाहर के बैंक अकाउंट में, तो बाहर के बैंक अकाउंट में मेरे को पैसा मिला, तो बाहर के बैंक अकाउंट में जब मेरे को पैसा मिला, तो तुम खुद बताओ क्या ये रिसीट इन इंडिया का, नहीं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, डोंट वरी। अब बस देते हैं 2 मिनट का ब्रेक,
and then we'll restart again. Just 2 minutes break, okay? Let me write. हेलो, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सा खराब है यार, वो क्या करूँ यार, सस्ता सा सेटअप नहीं हो सकता है, बट ठीक है, 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल बैक अगेन. तो आया हूँ मैं 10-15 सेकंड पहले ही आया हूँ. तो मेरा वो इसी का बस कंप्लीट हो गया. 1.5 घंटे का वीडियो हो गया मेरे को, आधा घंटा में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना चाहता. मैं वांट टू कीप इट शॉर्टर, इससे ज़्यादा डिजर्व भी नहीं करता. ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने तुम सबको बताया कि अक्रूवल और रिसीट का मतलब क्या होता है. ठीक है, और दोनों हम लोग को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक इंडियन इनकम है या एक फॉरेन सोर्स इनकम है. ये जानना क्यों जरूरी है, तुम सुनो, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनो. यहाँ पे तुम समझो इंडियन इनकम है. ठीक है, यहाँ पे तुम समझो फॉरेन इनकम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में यहाँ से एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान से सुनना और जनरली स्टूडेंट को याद हो जाता है. ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इजी एक्सेप्शन है. ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ ROR, यहाँ पे लेता हूँ RNOR. ठीक है, क्योंकि ये दोनों से तो मेरा रेस्टोरेंट वाला पार्ट कवर हो गया. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ NR. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ. ठीक है, अगर मैं क्या हूँ, फैल के बैठा हूँ इंडिया में. ठीक है, एकदम आराम से चिल एकदम. ठीक है, तो मेरी जो भी इनकम्स है, वेदर इट्स इंडियन इनकम, वेदर इट्स फॉरेन इनकम, वेदर इट्स जुआ का इनकम, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ इनकम. ठीक है, एनी काइंड ऑफ इनकम आई एम अर्निंग. जीपे कर रहा हूँ, ले रहा हूँ. आई डोंट डू जीपे, आई टेक जीपे. ओके, तो अगर मैं जीपे ले रहा हूँ, कुछ भी एनी काइंड ऑफ इनकम फॉर एन ROR. ठीक है, फॉर एन ROR, उसका कोई भी इनकम हो, वेदर फॉरेन इनकम, वेदर इंडियन इनकम, बोथ आर टैक्सेबल. इररिस्पेक्टिव वो किस टाइप का इनकम है, इंडिया के बाहर कमाया गया है, इंडिया के अंदर कमाया गया है, स्पेस में कमाया गया है, सन में कमाया गया है, डज नॉट इवन मैटर. उसके लिए सारी के सारे इनकम अपन कर देंगे टैक्सेबल. ठीक है, उसको मानेंगे अपनी जिम्मेदारी, अपना हक है उस पर. ठीक है, नेक्स्ट जो इंडियन इनकम होता है, इंडियन इनकम का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, इंडिया में अर्न किया. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडियन इनकम मतलब वो अक्रूड यहाँ पे इंडिया पे हो रहा है या रिसीट इंडिया पे हो रहा है. तो इंडियन इनकम जो है ना, वो हर किसी के लिए टैक्सेबल होता है, क्योंकि भाई तूने इंडिया के रिसोर्सेज यूज किए. ठीक है, तूने इंडिया के रोड्स यूज किए, तूने इंडिया में धंधा किया है, तूने इंडियन लोगों को बेचा है, तूने इंडियन करेंसी में पैसा कमाया, तूने सब कुछ इंडिया में किया है. ठीक है, तो तेरा इंडियन जो इनकम है वो तो भाई मानना ही चाहिए, वो तो टैक्स होगा ही. ब्रो, व्हाई विल गवर्नमेंट लीव इट? वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी कॉमन सेंस वाला थिंग है. ठीक है, सॉरी. नेक्स्ट जो फॉरेन इनकम होता है, फॉरेन इनकम इंडियन मेरे लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा. अब तुम बताओ इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क के लिए टैक्सेबल होगा? अरे वो जूता ऐसे मतलब क्या, मतलब वो टेस्ला उठा के फेंक के मारेगा गवर्नमेंट को, ऐसा हो जाएगा. फिर तुम खुद समझो वो क्यों टैक्सेबल होगा. वो यूएसए में टेस्ला बेचा, इंडिया बोलेगा तूने टेस्ला बेचा ना वहाँ पे, सुन इधर मेरे को ना टैक्स दे. इलॉन मस्क बोलेगा आईची गावात बिल दूंगा कि तेरे को. ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा. तो
जो फॉरेन इनकम होता है ना, जो फॉरेन इनकम होता है वो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना इसके लिए भी जनरली जो RNOR वो भी तो इसी साल बेचारा रेस्टोरेंट बन गया, लेकिन लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर में 729 डेज से लेस था, लास्ट 10 साल में 9 साल वो नॉन रेसिडेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता। जो फॉरेन इनकम है वो बाहर ही माना जाता है, वो इंडिया में नहीं मान के टैक्सेबल नहीं करते उसके हाथ में। लेकिन उसके दो इनकम्स है इंपॉर्टेंट, हाँ आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, उसके दो टाइप के इनकम है जो इंडिया में तो नहीं है अक्रू हो रहे, ना रिसीट हो रही है। इसका मतलब क्या, वो फॉरेन इनकम है लेकिन हम लोग उसको टैक्स करेंगे, सिर्फ यही दो इनकम, इसके सिवा और कोई भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगा। दो इनकम क्या क्या है, अगर मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस वो आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मेरा बिजनेस जो है ना वो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है प्रोफेशन के केस में, अगर मेरे प्रोफेशन पहले एक ही ऑफिस में, ठीक है, उसके बाद मैंने 15 ऑफिस खोल लिए 15 कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन जो पहला ऑफिस खुला था ना, अगर मेरा जो फर्स्ट सेटअप है, फर्स्ट सेटअप इफ इट इज इन इंडिया, अगर मेरा जो फर्स्ट सेटअप है अगर वो इंडिया में होगा तो टैक्सेबल होगा। तो मैं क्या बोला, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, ROR, NR, RNOR, ठीक है। फॉरेन इनकम ROR के लिए तो सब कुछ टैक्सेबल, कुछ मत सोचना, सब टैक्स कर देना, सब कुछ, ठीक है। NR के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, ROR के लिए भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट दो इनकम है जो टैक्सेबल होंगे। पहला इनकम क्या है, अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, जो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या मेरा पोएम, अगर मेरा कंपनी है, ठीक है, फॉरेन में लेकिन उसका पोएम इंडिया में, तो उसको इंडियन मान लिया जाएगा, इंडियन इनकम मान लेंगे, उसको टैक्सेबल कर देंगे। या फिर मेरा जो प्रोफेशन है ना, मैंने प्रोफेशन स्टार्ट ही इंडिया के से किया था, मेरा प्रोफेशन का पहला ऑफिस का पहला सेटअप ना वो इंडिया में सेटअप होता, फर्स्ट सेटअप वाज इन इंडिया, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, तो एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो यही दो है, this is important, okay, this is there in my copy, don't worry, you will get everything, okay, so all these are there in my copy। और मेरे कॉपी में एक फॉर्मेट है, you will find green color for things that are to be noticed, red color that must be noticed, ठीक है। ऐसे वाले चीज से मैंने करके रखा है, so don't have to worry, I'll post it everything on Telegram as soon as I make my Telegram channel, okay। तो ये हो गया, हम लोगों ने देख, अभी तक हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा 6-1A में, 6-1 में, फिर 6-1A में हम लोगों ने पढ़ा डीम्ड रेसिडेंट क्या था, इंडियन सिटीजन, मोर देन 15 लाख इनकम, कहीं भी टैक्स नहीं दिया तो इंडिया में क्या टैक्स दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, रिसीट का मतलब पढ़ा, अक्रूवल एंड इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम का मतलब पढ़ा, रिसीट का मतलब पढ़ा, उसके बाद ये चार्ट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रूवल का मतलब क्या होता है। डीम्ड, हम लोग अक्रूवल का मतलब पता है, पर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने पता है, डीम्ड accrual, this is the last topic, ठीक है। बट डीम्ड अक्रूवल से पहले ना मैं तुम्हें दो कुछ चीजें चाहता हूँ बताऊँ, फिर उसके बाद मैं डीम्ड अक्रूवल में आऊंगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लेट मी चेक, डीम्ड अक्रूवल का मैंने एक चार्ट तो बना के रखना चाहिए, ये देखो पोएम वगैरह के सारे चार्ट्स आई हैव केप्ट इट हियर, ओके। ये जो एक्सेप्शंस अभी मैंने तुम्हें बताया, एवरीथिंग इज राइट हियर, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम आई हैव रिटन हियर, ओके। ये रहा सेक्शन 9 जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डीम्ड अक्रूवल ये लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अ बिग पोर्शन, सो विल कम टू इट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू, ठीक है, इसके पहले ना सब छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद बड़े चीजों में आएंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें ना डीम्ड अक्रूवल से पहले मैं तुम्हें दो चीज समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ना आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज,
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो एम्बेसीज वगैरह होते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी यूएसए में होंगे, कनाडा में होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिया के लोग हैं ना वो वहां जाके वहां पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इनका जो इनकम है वो लोग क्या मानेंगे, इंडियन मानेंगे, फॉरेन मानेंगे, क्या मानेंगे। तो ये एक बहुत सोच विचार विमर्श करने वाला वक्त था। तो इसमें इनको दो चीज़, तुम लोग जब सैलरी पढ़ोगे या जब मैं मेरी वीडियो भी देखोगे या तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसमें तुम लोगों ने दो चीज़ देखा होगा। और वो दो चीज़ क्या देखा होगा, एक तो तुम लोग ने देखा होगा हाँ सैलरी मिलता है उन्हें, ठीक है, और एक मिलता है और कोई जिप्स, ठीक है। सैलरी मतलब जो बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस वगैरह, ठीक है, ये सब मिलता है। परक्विजिट्स का मतलब बेसिकली होता है, भले मैं सैलरी में बताऊंगा लेकिन अभी बता देता हूँ, परक्विजिट्स का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। क्या? नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? नॉन मॉनिटरी थिंग्स गिवन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो जो परक्विजिट्स होता है ना, परक्विजिट्स मेरे जो परक्विजिट्स होते हैं इसका हम लोग कुछ नहीं करते, इसको गवर्नमेंट छोड़ देता है। लेकिन जो सैलरी होता है ना, सैलरी इसको भले इसको बाहर मिल रहा है, सर्विस भी वो बाहर दे रहा है, अप्रूव भी इंडिया में नहीं है, रिसीट भी इंडिया में नहीं है, लेकिन इसको डीम्ड रिसीव मानेंगे और जो सैलरी है ना उसको हम लोग कर देंगे टैक्सेबल, ठीक है। सैलरी जो है उसको हम लोग कर देंगे टैक्सेबल, ओके। तो परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होता लेकिन ये टैक्सेबल होता है। इसमें ना एक एक्सेप्शन है, जहां जहां एक्सेप्शन वहां क्वेश्चन मैंने बोला है बहुत बार, ठीक है। जो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, कौन से? एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हायर पोस्ट पे रहते हैं या जज वगैरह जो होते हैं ना, इनको भी सैलरी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये लोग हो गए रिटायर, इंडिया से हो गए, अब ये जा रहे हैं रशिया, जज है, उम्र हो गए हैं, ठीक है, बट जोश है यार, मतलब वही तो चाहिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या होता है, जो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है हायर पोस्ट, ठीक है, अच्छे खासे पोस्ट, कर्नल्स वगैरह, ठीक है, या फिर जो जजेस वगैरह होते हैं, अगर वो आउटसाइड इंडिया परमानेंटली सेटल होने जा रहे हैं और उनको इंडिया से पेंशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो इंडिया से मिल रहा है, ठीक है, पर फिर भी उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता है, इट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल। तो ये जो गवर्नमेंट वाला सिनेरियो पड़े ना, इसमें बस एक ही चीज़ आता है, कोई भी चीज़ एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी भी चीज़ के लिए, बस जो सैलरी होता है ना वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए, जो एम्बेसीज वगैरह में, बस वो टैक्सेबल होगा, परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन में आता है ना एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जजेस वाला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बना के रखा है, लेट मी चेक द शॉर्टकट इफ इट इज गुड एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक चीज़ बता दो तुम लोगों को, लेट मी डिफाइन दिस पेज, ठीक है, मैं सीधा नहीं चलिए, वाह, मैं दो सिनेरियो पहले लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी समझो, सपोज मेरे को धंधा करना है, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट हैविंग मनी, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी फॉरेन, मेरे को और पता है फॉरेन में तुम्हें पता होगा, तुम लोग AS11 पढ़ोगे, AS16 पढ़ोगे, फॉरेन में क्या होता है ना कि जो लोन के रेट्स होते हैं दैट आर वेरी चीपर, बस एक ही थोड़ा टेंशन रहता है तो एक्सचेंज डिफरेंस। एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, अकाउंट्स को असाइड रखते हैं, उसको समझते हैं कि मेरे को धंधा करना है, मैंने एक फॉरेन करेंसी, फॉरेन बंदे से लोन उठाया, एक फॉरेन बैंक से लोन उठाया, ठीक है। अब उस लोन को मैं इंडिया में यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक इंडियन बंदा हूँ, इंडिया में यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस के लिए, इंडिया में यूज़ कर सकता हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है, या फिर मैं बाहर जाकर बिजनेस कर सकता हूँ। इंडिया, मैं इंडिया का बंदा हूँ, मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, लेकिन मैंने वो लोन उठाया, मैं दुबई गया, मैंने दुबई में डाला एक स्काई डाइविंग का वो, ठीक है, एडवेंचर करने के लिए अपना सेटअप बैठाया। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक बात बताओ, ये लोन उठाया बाहर से, मैं बोला हाँ, पर तू है कहाँ का? इंडिया का। तो तू जो पैसा यूज कर रहा है वो उसको अक्रूड इंडिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या रिसीट इंडिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो उसी, तो अब तुम देखो, जब मैंने लोन उठाया ना तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
तो वो जो इंटरेस्ट है वो एक इनकम है। किसका इनकम है? वो जो मेरे को लोन दिया, क्योंकि लोन तो प्रिंसिपल उसका जो पैसा दिया उसको मिलेगा, लेकिन उसका इनकम पोर्शन क्या है, जो इंटरेस्ट मैं उसको दूंगा। तो वो जो इंटरेस्ट पोर्शन है ना, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं उस बंदे के लिए, वो डिपेंड करता है कि वो लोन कहाँ पे यूज हुआ है, किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। तो अब तुम्हें मैं एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? सिर्फ लोन नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब वो बंदा मेरे को टेक्निकल नो दे सकता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी दे सकता है, ठीक है? मेरे को कुछ भी पैसा वैसा दिया, तो अभी के लिए मैं बस लोन पकड़ रहा हूँ, ठीक है? सपोज तुम मान लो एक रेसिडेंट है, एनआर है, ठीक है? इसने इसको लोन दिया और ये इन रिटर्न उसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है? अब ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं, ये देखो कैसे पता चलेगा। वो जो लोन का पैसा है मैंने कहाँ यूज किया? इंडिया में यूज कर सकता हूं या आउटसाइड इंडिया यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो अगर मैं इंडिया में यूज करता हूं तो एक चीज बताओ, अगर मैंने कोई भी चीज, जो मैंने तुम्हें उस टाइम बताया, अगर मैंने कोई भी चीज इंडिया में यूज की है तो इसका मतलब क्या है? इट इज अक्रूड इन इंडिया ब्रो। मतलब अगर मैंने कोई भी चीज इंडिया में यूज की तो वो तो अपने इंडिया का सारा चीजेस यूज हो रहे हैं, तो वो तो हमेशा टैक्सेबल होगा ही होगा, ठीक है? ये लिखता हूं मैं इसको, ठीक है? ये जो शॉर्टकट मैं अभी बताऊंगा ना, लेट मी क्लैरिफाई इट बिफोर एनीवन पॉइंट्स आउट एनीथिंग। ये जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट माय मेड शॉर्टकट, आई हैव आल्सो स्टडीड दिस वे एंड दिस इज द इजी वे, सो आई एम पासिंग इट ऑन टू यू, ठीक है? क्लैरिफाइड भाई, कोई कमेंट बाकी हेड नहीं करना चाहिए था, कर भी देगा तो क्या ही हो जाएगा। एनीवेज, अगर मैं इंडिया में यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा? लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है कि इंडिया में अगर मैं कोई भी चीज यूज करता हूँ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन वहीं पे मैं फॉरेन में जाके दो चीज कर सकता हूँ। फॉरेन में जाके मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस मतलब क्या? सपोज मैं बाहर जाके सीए का प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया, ठीक है? क्या मैं बाहर जाके वो स्काई डाइविंग वाला बिजनेस खोल लिया, ठीक है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं अदर पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। अदर पर्पस मतलब क्या? वहां पे भी जाके मैं किसी को लोन देता हूँ, थोड़ा हायर रेट पे वो मार्जिन्स पे कमाता हूँ, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है? बाहर कंट्रीज पे वगैरह जाके, ठीक है? तो इंडिया में वो तो टैक्सेबल, लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैं बाहर जाके इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है? और अगर मैं बाहर जाके अदर पर्पस के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो टैक्सेबल। अब तुम सोचोगे ये दोनों तो तुम्हें याद रहेंगे, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। बिजनेस एंड प्रोफेशन पे इसको नॉट टैक्सेबल इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया वाले भी चाहते हैं कि बाहर वाले बंदे आए, इंडिया पे धंधा करें, इससे इंडिया का ग्रोथ होगा, इंडिया को नया टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स, कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंज्यूमर्स को अल्टीमेट बेनिफिट होगा, ठीक है? तो इंडिया भी यही चाहता है, इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल होता है। तो आर टू एन आर, कोई भी चीज के लिए कुछ भी पैसा दिया, टेक्निकल नो हाउ, लोन वगैरह के लिए, तो उसका शॉर्टकट है TNT। क्या? TNT। क्या? TNT। क्या? TNT। TNT याद रखना, ठीक है? अब TNT कैसे इंडिया में यूज होता है? टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया बिजनेस एंड प्रोफेशन, सोचो हम लोग भी चाहते हैं ये काम है तो नॉट टैक्सेबल। और अदर पर्पस इन्वेस्टमेंट, अरे भाई तुम इधर करना, इधर निफ्टी 50 में कर, निफ्टी में कर, बैंक निफ्टी में कर, किसी में तो कर, तो इसीलिए उसको टैक्सेबल कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आउटसाइड इंडिया, अब नेक्स्ट आता है एनआर और एनआर के बीच में। अगर एक एनआर ने एनआर को लोन दिया, ठीक है, और उसने उसके बदले उसको इंटरेस्ट दिया, तो वो टैक्सेबल होगा। अब तुम एक बात बताओ, ठीक है, वो जो बंदा है वो दो चीज के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। तो ये मार्केट सारा कैसा हो गया? इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर इन इंडिया वो बंदा यूज कर रहा है, सबसे पहले आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। आउटसाइड इंडिया तू सोच, इलॉन मस्क ने लोन लिया अफ्रीका से, उस लोन का पैसा उससे उसने धंधा किया, टेस्ला बनाया और बेचा, तो इंडिया को क्या करना है भाई? वो कभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इट इज नॉट टैक्सेबल, नेवर टैक्सेबल, नेवर टैक्सेबल। और इंडिया में भी दो फॉर्मेट बनाएंगे, सेम कॉपी पेस्ट, जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा उसको भी यहाँ पे भी वही लिखूंगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर्स। अगर अदर्स रहा तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, और अगर इंडिया में किया तो टैक्सेबल। अब तुम सोचो ये क्यों हुआ?
अरे बहुत लॉजिकल है, वो बंदा इंडिया में आके धंधा करता है, पैसा लगाया, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो इसका टैक्सेबल तो करेंगे ही ना। और अगर वो किसी और पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह किया तो हम लोग उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज तुम याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यू फाइंड इट इन माय कॉपी। और इसका शॉर्टकट यही है बाबा, TNT TNN, इसका फॉर्म TNT TNN। ठीक है, these are the two shortcuts which are to be remembered। अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अभी मैं ये बता दिया। अब छोटा सा पार्ट है चैप्टर में, थोड़ा बड़ा पार्ट है, बट उसके साथ में मैं एक और चीज तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत जन नहीं बताते हैं, बट मैंने देखा था और पढ़ा था, तो आई एम टेलिंग यू दिस। अगर हम लोग कोई भी एनआर को, मैं तुम लोग को पहले बता रहा हूँ, अगर तो हम लोग कोई भी एनआर को 50,000 तक देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50,000 के ऊपर देते हैं ना, कोई भी चीज़, एक गिफ्ट वगैरह या कुछ भी देते हैं, 50,000 के ऊपर एक एनआर को देते हैं, तो इट इज टैक्सेबल। ठीक है, और दूसरा चीज़ मेरे को ये बता रहा था, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआर को पेमेंट करता है इंटरेस्ट फीस, टेक्निकल रॉयल्टी वगैरह का, तो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआर को देता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया सेक्शन 9। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं जो बाहर से बिजनेस करते हैं ना, एनआर वगैरह, जिनका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है या नहीं, वो देखना पड़ता है। तो मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, कि इलॉन भाई ने रखा, इसका नाम लो मैं एक्स को ही पकड़ लेते हैं अभी, तो तुम सबकी एक बहुत प्यारी है, मेरे को पता है, इसलिए एक्स पकड़ा। ठीक है, इलॉन भाई ने एक्स जो एक इंडियन पर्सन है उसको एजेंट रखा। ठीक है, इलॉन भाई ने एक्स को इंडिया में एजेंट रखा अपना काम, टेस्ला बेचने का काम करने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन, मैं इसको एजेंट कब बोलूंगा, जैसे स्टोरी बता रहा हूँ वैसे करो, सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसे ऐसे याद होगा। ठीक है, इलॉन भाई इसने इंडिया में ये किया। ठीक है, तो हम लोग जो ये एक्सेस एजेंट कब बोलेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला क्या है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है ना कि ये जो बंदा है इसके पास पावर होना चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले इसकी पावर क्या होना चाहिए, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा पावर क्या होना चाहिए, पावर टू मेंटेन हैबिचुअल स्टॉक। इसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर करने का पावर होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ इलॉन मस्क। ठीक है, इसके पास बहुत सारे स्टॉक वगैरह अपने हिसाब से गोडाउन वगैरह में मेंटेन कर सकता है टेस्ला का, इसको बार बार परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। ठीक है, पावर टू सिक्योर ऑर्डर एंड इवन परचेज। बहुत सिंपल साधा लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, तुम अगर इसके एग्जाम में लिखोगे घंटा भर मार्क्स से काट सकता, क्योंकि यही है। तो 3 पॉइंट ये है। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पावर होना चाहिए, वो स्टॉक वगैरह खुद से मेंटेन कर सकता हो, और उसके पास पावर है कि वो ऑर्डर वगैरह सिक्योर ले सके, उसको बार बार हर चीज के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए परमिशन ना लगे, और वो इवन ऑन बिहाफ ऑफ इलॉन वो यहाँ पे परचेज भी कर सकता है अगर उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अगर ये जो एक्स है, एक्स का सिंपल काम क्या है, इंडिया से तू सिल्वर खरीद एंड एक्सपोर्ट कर दे, इसको एनआर को, इलॉन को। तो इस केस में ना हम लोग इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, मतलब ये जो एजेंट है ना, ये एजेंट नहीं है, इसको हम लोग एजेंट नहीं मान सकते, क्योंकि इसका सिर्फ काम है खरीदेगा
बेचेगा। अब बिजनेस कहाँ हुआ इंडिया में, कुछ तो बिजनेस हुआ ही नहीं, किसी को ना बेचा ना कुछ प्रॉफिट आया, बस यहाँ से सिल्वर खरीदा और वहाँ बेचा, तो इसको हम लोग नहीं मानते। बाकी ये तीन कुछ कंडीशंस है जो मैं फुलफिल करना पड़ता है एजेंट बनने के लिए, ठीक है। ये एजेंट वाला स्टोरी तुम लोग ने समझ लिया होगा, ठीक है। एजेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सिर्फ मेयर परचेज एक्सपोर्ट में नहीं आता है। दूसरा चीज एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट एजेंट का, क्या इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट एजेंट का। तो इंडिपेंडेंट एजेंट क्या होता है ना, सपोज इन्होंने एक्स को अपॉइंट किया, एक्स किसको सर्विस देता है पता है, एक्स तुम्हें देता है हम्बा हम्बा गांबा गांबा, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्स हम्बा 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 गांबा ए बी सी डी एक्स वाई जेड सबको सर्विस देता है। ऐसे करके उसका काम ही है एजेंट की तरह एक्ट करना। तो सिर्फ वो इलॉन के लिए काम नहीं करता है, वो ऐसे 50 जन के लिए काम करता है, 100 जन, 2000 करोड़ जन के लिए काम करता है वो, ठीक है। तो इस केस में ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज एन एजेंट। तो कोई भी बिजनेस कनेक्शन इलॉन और एक्स के बीच में नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बिजनेस कनेक्शन होने के लिए इसको एजेंट होना जरूरी है, और अगर ये एजेंट सिर्फ और सिर्फ इलॉन के लिए काम करता है तो ये एजेंट माना जाएगा। अगर ये इलॉन को छोड़ के एक जन और भी एक्स्ट्रा के लिए अगर काम करता है तो उसका नॉर्मल धंधा ही एजेंट की तरह काम करना, तो ये इलॉन का एजेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो एजेंट नहीं माना जाएगा तो इन दोनों के बीच में कोई भी बिजनेस कनेक्शन ही नहीं होगा, तो टैक्सेबल इनकम का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। होप सो दिस ऑल इज क्लियर टू यू ऑल। अब तो होगा ही भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब चीज होने के बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो बंदा है इलॉन का हम लोग जो है ना उसको उसका बिजनेस कनेक्शन उसका इनकम हम लोग टैक्सेबल करने के लिए हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसका जो है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है। डी में जो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो ये ना रेजिडेंशियल टैक्सेस क्या बोलना मैं, हाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए इलॉन का। और इलॉन का जो है ना वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे और कब मानेंगे, दो चीजें, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है मत और उसका बिजनेस कनेक्शन होगा नहीं, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं तो बिजनेस कनेक्शन देखेंगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसका कोई बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं। बिजनेस कनेक्शन हो तो टैक्सेबल, नहीं हो तो नहीं करेंगे टैक्सेबल। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, ठीक है। और दो चीज तुम समझोगे, अगर मैं गुड्स एंड प्रोडक्ट बेचता हूँ, टेस्ला वगैरह बेचता हूँ, ठीक है, जो 35 लाख के आने की बात की, बट 100% एक्साइज वगैरह कस्टम वगैरह लगती है, 70 लाख का बात हो गया, इसलिए अभी सोच में है बस बेसिकली, ठीक है। तो एनीवेज, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में दो चीज आता है। अगर मैं फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ तो मेरा जो टर्नओवर है ना, एक सेकंड लेट मी जस्ट कंफर्म वंस। तो अगर मैं फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ ना तो जो मेरा टर्नओवर है, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट शुड बी मोर देन, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी मैं मोर वगैरह बोलता हूँ तो ध्यान देना, मोर देन 2 CR। लेकिन अगर मैं नेटफ्लिक्स हूँ तो मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा कि मेरे कितने यूजर्स हैं, तो मेरे जो यूजर्स एंड एक्टिव यूजर्स इट शैल बी मोर देन और इक्वल टू भी, अगर 3 लाख यूजर्स हुए ना तो भी मेरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स प्रेजेंस माना जाएगा। फिजिकली अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ तो मोर देन 2 करोड़ टर्नओवर हुआ तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर मैं ऑनलाइन OIDR सर्विस देता हूँ, ऑनलाइन क्या था, OIDAR ऑनलाइन इंटरवल एंड रिट्रीवल एंड डेटाबेस सर्विस था, ठीक है। अगर मैं ऐसे नेटफ्लिक्स जैसे सर्विसेज वगैरह देता हूँ ना तो 3 लाख तक का मेरे अगर यूजर्स है तो या उससे ज्यादा है तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रेजेंस मान जाएंगे। यहाँ पे मोर देन है, यहाँ पे इक्वल टू और मोर है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। Significant economic presence is completed. Let's move. Okay. तो अभी तो ये हो गया everything is done. Now हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। अगर हमारा, मैं जैसे बताया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, ठीक है, उसके साथ फिर मेरा बिजनेस कनेक्शन भी है एजेंट के साथ, तो इस केस में क्या हो जा रहा है
कि इस केस में बेसिकली मैं टैक्सेबल हो जाऊंगा, मेरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मेरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ही नहीं है, मेरा कम है, 3 लाख से यूजर्स कम है या 2 करोड़ से कम है, मेरे को टैक्स देना इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन मेरा जो एजेंट के साथ कनेक्शन है वही कनेक्शन नहीं बैठ रहा, वो बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है, तब भी मेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर। उसके बाद एक और चीज बताता हूँ कि इलॉन मस्क का कोई फैक्ट्री था यहाँ पे, ठीक है, इलॉन मस्क ने अपने फैक्ट्री से यहाँ पे उसका फैक्ट्री, अब उसका मन किया कि वो यहाँ से फैक्ट्री छोड़ के शिफ्ट कर जाएगा कि मेरा टेस्ला यहाँ पे चल रही है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। इतने गड्ढे हैं यहाँ पे कि वो गड्ढा ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा टेस्ला, ठीक है। एनीवेज, तो अपन बोलते हैं कि वो फैक्ट्री बंद करके जा रहा है और उसने एसेट बेचा, तो अब तो वो बाहर का रेजिडेंट है, एक्टिविटी सब बाहर कर रहा है, पर यहाँ पे उसने एसेट बेचा ना, तो एसेट बिका कहाँ? इंडिया में था, एसेट इंडिया का एसेट था, इंडिया में बिका, या इंडिया के बाहर किसी को भी बेचे, लेकिन इंडिया में था ना एसेट, तो वो जो भी कैपिटल गेन्स वगैरह आएंगे तो बनाने पड़ेंगे, कैपिटल गेन्स आएंगे, जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो इंडियन इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, टेस्ला का सपोज 100 धंधा है, 100 कंट्रीज में, जिसमें से इंडिया में भी उसका धंधा है, और इंडिया से उसको 15% का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, टेस्ला इतना बिका, ठीक है, रोड एकदम प्लेन हो गए हैं इधर, मतलब मस्त चल रहा है टेस्ला, और उसने डिविडेंड डिराइव किया, तो एक चीज देखो, उसका 15% बहुत अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ धंधा, मेजॉरिटी नहीं बोल सकते बट अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उसका इंडिया से। इंडिया मार्केट अगर गया तो सीधा 15% का डाउनफॉल बहुत बड़ा बात होता है, तो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, तो वो जो प्रॉफिट कमाया उसका अच्छा खासा पोर्शन इंडिया से गया, और वही प्रॉफिट से तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं डिविडेंड के, लेकिन वो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना वो टैक्सेबल नहीं होंगे, भले ही मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट अर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंट्री और बाय इंडिया, ठीक है, बट वो डिविडेंड को अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अगर वो एसेट बिकता तो वो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है, मैं बताता हूँ, एक पॉइंट है एनसीपीबीडी, ऐसे याद रखो, मजा आएगा। एनसीपीबीडी, जो तुम लोग फूकते हो, हाँ भाई, जो भी कंपनी का नाम है, बट अभी के लिए तुम इस कंपनी को याद करो, ठीक है, एनसीपीबीडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करना, ठीक है। पी का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, मियर परचेज, जो मियर परचेज करके जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बताया, वो हमारा बिजनेस कनेक्शन में नहीं आता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एक इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा, वो एक्टिविटी नहीं माना जाता बिजनेस का। लेकिन अगर मेरा काम है कि मैं परचेज करूंगा और वो जो एनआरआई जो मेरे को अपॉइंट किया उसको नहीं, उसके किसी दूसरे बंदे को दूंगा, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। और मेरा सिर्फ सपोज मैंने उसको दिया, ठीक है, और मैंने सपोज 70 लाख का माल इसको दिया, जो यूएसए वाला है वो मेरा मेन बंदा है, और उसका जो क्लाइंट है वो है एक अफ्रीका, एक यूएसए, सपोज मैंने इसको 70 लाख का दिया और बाकी 30 लाख का माल इधर उधर घुमाया, तो जो 30 लाख का माल है ना वो ही सिर्फ मेरा टैक्सेबल होगा, जो 70 लाख मैंने सिर्फ खुद एक्सपोर्ट किया और एनआरओ को ही दे दिया जो मेरे को अपॉइंट किया था, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एनसीपीबीडी में ये है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। डी पे है डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स in special notified essential। अगर मेरा सिर्फ सिंपल काम है कि मैं एग्जीबिशंस लगाता हूँ, ठीक है, एग्जीबिशन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, वहाँ पे जाके मैं सिर्फ डायमंड का एग्जीबिशन लगाता हूँ, सील नहीं हुआ, अगर वहाँ सील होता तो वो अक्रूड इंडिया मान लिया जाएगा और वो इंडिया के नहीं होता, स्पेशल नोटिफाइड जोन, ठीक है, तो वो इंडिया में मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ जाके एग्जीबिशन करता हूँ, सिर्फ दिखाता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो जब तक सेल नहीं होता तब तक वो मेरा एक्टिविटी अक्रूड इन इंडिया नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही वो मैं सेल कर दूंगा तो वो मान लिया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, दोनों कंफ्यूजन होंगे, नॉट डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। तो अगर मैंने उसको बेच दिया तो इनकम मान लिया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, मियर परचेज कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे इधर पे नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूज कनेक्शन।
न्यूज़ कलेक्शन मतलब पता है तुम्हें, तो तुमने जैसे BBC वगैरह सुने होंगे, ठीक है, या फॉरेन से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं जो इंडिया की कवरेज करते हैं, बाहर की कवरेज करते हैं, ऐसे बहुत से इंडियन न्यूज़ भी बाहर जाके कवरेज करते हैं, जैसे अपने उधर जो फाइट चल रहा था, ठीक है। एनीवेज उस टॉपिक को छोड़ते हैं। जो अपन के जो कोई बाहर का चैनल BBC वगैरह यहाँ पे आके न्यूज़ कलेक्शन वगैरह किया, ठीक है, तो वो जो न्यूज़ कलेक्शन करके बेचेंगे वगैरह, उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा, जो कुछ भी कमाएंगे, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। याद रखना ये सारी चीज़ बहुत ईजी है, ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद सिनेमेटोग्राफी फिल्म मतलब क्या होता है, सपोज बोल दो द रॉक, ठीक है, सपोज द रॉक और उसकी टीम यहाँ पे आया है मूवी शूटिंग के लिए, ठीक है, ठीक है, द रॉक और वो आए मूवी शूटिंग के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आए हैं, सिनेमेटोग्राफी फिल्म वगैरह शूट की, उसके बाद बाहर गए उसको बेचे, तो वो भी हम लोग नहीं मानेंगे कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, उसको हम लोग अप्रूव नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि अगर ये एक फर्म है ना, फर्म, तो इसका कोई भी मेंबर या पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर ये एक कंपनी है तो इस कंपनी में जो फिल्म लेके आया है, ठीक है, शूटिंग करने, इसका कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक नॉर्मल ये है तो इसका कोई भी मेंबर, ठीक है, अगर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ऐसा है तो इसका कोई भी मेंबर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये जो कंपनी है ना सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करना है, वो इसका कोई भी बंदा इंडिया का तो नहीं होना चाहिए, बाहर का वो चलेगा, ठीक है। ये सब हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है अपना बी से जो आता है वो आ जा रहे हैं बिजनेस ऑपरेशन। अच्छा, जो मैंने बिजनेस ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। नियर परचेज वाला जो बात मैंने आपको बताया कि नियर परचेज तो नहीं होता, लेकिन अगर मैंने इसको 70 लाख का माल दे देगा, 30 लाख का माल दे देगा किया, तो ये यहाँ पे वही लिखा है कि जो मैं एनआर को बेचता हूँ वो तो काम नहीं आएगा, लेकिन उतना ही प्रपोर्शन हम लोग टैक्सेबल करेंगे जो हम लोग दूसरे को बेचते हैं। एनआर को जो बेचे वो टैक्सेबल नहीं होगा, और जो मेरा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना टैक्सेबल होगा। अगर उस एनआर ने और दूसरे कंट्री में, ठीक है, या दूसरे किसी एजेंट को अपॉइंट करके रखा है, तो उसका इनकम मेरे हाथ में तुरंत नहीं होगा, ठीक है, उसका अलग से टैक्सेबल होगा। तो यही है, दैट्स इट, ठीक है। अब लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट। I'll just be quick enough to recap it. Okay, that's it. बहुत मस्त गया सब कुछ, everything is मस्त। लेकिन मैं ना कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि मैंने गलती किया था और मेरी क्लास से सबने गलती किया था एक्चुअली, ठीक है। मैं क्या गलती करूँगा, और ये होते हैं, पहली बार पढ़ने से नहीं होते। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एनी टाइप ऑफ कैपिटल, ठीक है, कोई भी कैपिटल एसेट को बेच के जो पैसा आया, एनी टाइप ऑफ कैपिटल रिसीव इज नेवर टैक्सेबल, वेदर इट्स ROR, RNOR या NR, किसी के हाथ में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आया पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, अगर ऐसा कभी भी तुम देखते हो ना पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, तो याद रखना ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा तीनों के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस साल, सपोज मेरा 2010 का कोई इनकम है जो टैक्स नहीं हुआ था, जो अभी मेरे को पता चला, तो जो इस साल मेरे इनकम में ऐड नहीं होगा उसी साल टैक्स होना चाहिए। और भले ही टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन वो कंसीडर डीम्ड किया जाएगा कि वो उसी साल टैक्स दिया गया, इस साल मेरे इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वुड लव टू टेल यू एंड होप you liked it. So please subscribe to my YouTube channel जहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, and please follow me on Insta for more such updates। तो पता नहीं इसके लोगो कैसा है, ठीक है। तो इस Insta में मेरा नाम है SAAHIL तो प्लीज अगर इतना तो आपने रह लिया, आपको अच्छा लगा है लिटरली, तो प्लीज 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 मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन improve and just follow me on Insta. Thank you very much. It's really appreciated that you all are here, and I hope
everything has been makhan and you all enjoyed the video. If yes, do hit a like button, keep commenting, that's motivate me and helps me to